हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मतलोडा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर द सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर हम फर्म और इंडस्ट्री के लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम को, दीर्घकालीन संतुलन को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम फर्म और इंडस्ट्री के शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात है लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन हमने बात की थी कि लॉन्ग रन क्या है, इतना सफिशिएंट टाइम है कि जिसमें सभी चीज़ों में चेंजेस पॉसिबल हैं। तो लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, क्योंकि क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म होती हैं, यानी कि लॉन्ग रन के अंदर मार्केट में न्यू फर्म्स एंट्री कर सकती हैं और जो पहले से ही प्रोडक्शन कर रही थी वो अगर लॉस उनको मिल रहे हैं तो वो छोड़कर जा सकती हैं। तो यानी कि लॉन्ग रन में हम जो फर्म और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम है उसको किस सिचुएशन में स्टडी कर रहे होते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट के सिचुएशन में। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो इस को हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर हम डायग्राम में क्या कर रहे हैं, एक साइड हम बनाएंगे इंडस्ट्री को, यानी ए पार्ट में हम इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं प्राइस को, और साइड बाय साइड हम जो फर्म है उसके इक्विलिब्रियम को भी यहाँ पर हम साइड बाय साइड ही स्टडी करेंगे इस डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर लिया है आउटपुट को और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट को। ठीक है, तो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो ये डी डी मार्केट डिमांड कर्व है, एस एस मार्केट सप्लाई कर्व है, एंड ऑब्वियसली जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मीट करेंगे वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट इंडस्ट्री का। और यहाँ पर क्या हो गया है, कीमत का निर्धारण, यानी कीमत कितनी निर्धारित हो चुकी है, ओपी, और इस समय कितना आउटपुट, ओ क्यू। अब क्योंकि फर्म जो है वो कीमत स्वीकारक है, तो यही कीमत फर्म के लिए है। फर्म को इस कीमत पर अपने प्रोडक्ट को बेचना है, अपनी वस्तु को बेचना है, और इस कीमत पर वो जितनी चाहे उतनी वस्तुओं को बेच सकती है। तो ये फर्म की क्या आ गई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, और यही क्या है फर्म का एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्योंकि लॉन्ग रन की बात है तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि ये क्या आ गया, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, और मान लीजिए इस सिचुएशन में फर्म जो है वो यहाँ पर संतुलन में है, जहाँ ये मिल रहा है, हम इसको इस तरीके से, ये क्या आ गई फर्म की शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, हमने क्या करना है, क्योंकि जो हमारी, अगर आप नेचर ऑफ कॉस्ट कर्व्स को जानते हो, तो जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो एक लाइक एनवलप होती है जिसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट होती हैं। और क्या है कि जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट है वो जब डिक्रीजिंग होती है तो उस समय में वो शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट को उसके डिक्रीजिंग पार्ट पर टेंजेंट करती है। जब मिनिमम पर होती है तो शॉर्ट रन कॉस्ट जो भी वहाँ पर होगी उसके मिनिमम पार्ट को, और जब इंक्रीजिंग होती है तो हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करके इंक्रीजिंग पार्ट पर उसको टेंजेंट करती है। तो ये एक जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, अगर आपको नहीं पता है तो। अब यहाँ पर ये यहाँ टेंजेंट कर रही है, ये क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का न्यूनतम बिंदु है। यहाँ से क्या जाएगी, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व।
ठीक है। अब देखिए कि MC और MR इस पॉइंट पर क्या हो गए हैं, बराबर, तो ये हो गया फर्म का संतुलन बिंदु। इसको हम इससे डिफरेंट दिखा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री का हम कैपिटल ई से दिखा रहे हैं, तो इसको स्मॉल ई से कर दिया हमने। और इस सिचुएशन में आप देखिए ये क्या हो गया, प्राइस, और ये एवरेज रेवेन्यू है। और इस पॉइंट से आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया, और ये वाली जो लाइन है, आउटपुट वाली लाइन, ये हमारी जो एवरेज कोस्ट कर्व है, शॉर्ट रन की एवरेज कोस्ट कर्व है, उसको जहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट को अगर हम नाम देते हैं A, तो जैसा कि हमने पहले भी किया है, इस पॉइंट को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये क्या आ गई, एवरेज कोस्ट। तो क्या हो रहा है इस सिचुएशन के अंदर कि फर्म को क्या मिल रहे हैं, OP प्राइस यानी एवरेज रेवेन्यू मिल रहा है, और क्या है यहाँ पर OC क्या है, एवरेज कोस्ट है। तो क्या सिचुएशन है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कोस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट है, SNP है, ठीक है। अब अगर फर्म्स को क्या मिल रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे हैं, तो इसे देख करके कि इस प्रोडक्ट के अंदर तो बहुत प्रॉफिट है, उसे देख करके नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी। जब नई फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, फर्म्स, एक सिंगल फर्म, हमने फीचर्स में पढ़ा है कि एक सिंगल फर्म मार्केट के अंदर सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन बहुत सारी फर्म अगर सेम एक्शन में होंगी तो वो मार्केट के अंदर सप्लाई को इफेक्ट करेंगी। तो बहुत सारी फर्म्स जब मार्केट में एंटर करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी, तो क्या होगा, जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। कहाँ आ गई, S1। कौन सी सप्लाई कर्व की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मार्केट सप्लाई कर्व की। तो ये क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, किस पॉइंट पर आ गई, E1 पॉइंट पर आ गया। अब संतुलन कहाँ आ गया, पहले वाली डिमांड तो वही है, सप्लाई इंक्रीज हो गई। जब सप्लाई इंक्रीज हो गई तो नया इक्विलिब्रियम इंडस्ट्री का कहाँ पर आ गया है, E1 पर। तो प्राइस क्या हो गए हैं, कम, P1, और यही प्राइस फिर किसके लिए है, फर्म के लिए है। और इसको हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या आ गया, एवरेज रेवेन्यू AR1 इक्वल टू MR1। और अब देखिए ये कहाँ पर है, LAC के जो है लोवेस्ट पॉइंट पर है। अब ये हमने थोड़ा सा इस हिसाब से लिया कि वैसे तो क्या है कि जब नई फर्म्स एंटर करेंगी तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो सप्लाई कर्व है वो यहाँ कहीं शिफ्ट की होती, फिर थोड़े बहुत सब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते या सब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते, तो फिर से नई फर्म एंटर करती, फिर सप्लाई इंक्रीज होती। तो अल्टीमेटली कब तक चलता रहता, जब तक कि इतनी फर्म एंटर ना कर जाएं कि प्राइस कहाँ पर पहुँच जाए, जो लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके लोवेस्ट पॉइंट पर, यानी उसके मिनिमम पॉइंट पर पहुँच जाए। अब यहाँ पर ही हमारी क्या होगी, शॉर्ट रन की एवरेज कोस्ट कर्व, क्योंकि शॉर्ट रन की एवरेज कोस्ट कर्व को जब LAC न्यूनतम पर होगी तो उसके भी न्यूनतम बिंदु पर क्या करेगी, टेंजेंट करेगी। तो आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से बनाना है ताकि इसका जो न्यूनतम बिंदु है वो कहाँ पर आए, LAC के न्यूनतम बिंदु पर, और यहीं से क्या जाएगी, शॉर्ट रन की मार्जिनल कोस्ट कर्व, ये C1, ये भी C1 हो गया, ठीक है। तो अब संतुलन कहाँ हुआ इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री का तो E1 पर है, फर्म का संतुलन कहाँ हो गया, स्मॉल E1 पर, ठीक है। तो क्या हो गए हैं आप, अब इस सिचुएशन में क्या है, यहीं पर आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू है, और यहीं पर क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो भी कहाँ है, यहीं पर है। तो इस पॉइंट पर क्या हो चुका है, अब E1 पर, ठीक है। ये वाली जो सिचुएशन थी ये तो कहाँ थी, एट E, और ये वाली सिचुएशन कहाँ है, एट E1। E1 पर क्या हो गया है, आप देखिए ध्यान से, E1 पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो चुका है, यानी कि क्या हो गए हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हो गए हैं। अब नई फर्म्स एंटर नहीं करेंगी क्योंकि कोई और प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ कि फर्म को लॉन्ग रन के अंदर क्या मिलते हैं, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। अब ये तो हमने देखा जब क्या हुआ था, एंट्री ऑफ फर्म थी, ये फर्म का लिया था हमने, तो ये क्या थी, इसमें हमने क्या चीज़ शो की है, एंट्री ऑफ फर्म्स, जब न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर कर रही थी।
अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन में अगर मान लीजिए किसी फर्म को लॉस हो रहे हैं, तो क्योंकि लॉन्ग रन तो इतना सफिशिएंट टाइम है कि कोई भी फर्म क्या कर सकती है, एग्जिट कर सकती है, मार्केट से छोड़ के जा सकती है। तो अब हम देखते हैं एग्जिट ऑफ फर्म्स। लॉन्ग रन के अंदर अगर फर्म्स एग्जिट कर जाएं तो इन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में फर्म्स एग्जिट कर जाएंगी, तो उस सिचुएशन में देखते हैं क्या होगा, तो उसे भी हम डायग्राम से ही शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें हम क्या लेंगे, इंडस्ट्री को, ये दोनों का इसी तरीके से साथ साथ बनेंगे। आउटपुट वाई एक्सिस पर हम क्या चीज़ शो कर रहे हैं, प्राइस। यहाँ पर तो हम सिर्फ प्राइस को ही कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइस ही लिख देते हैं। और यहाँ पर दूसरे पार्ट में हम किसको शो करेंगे, यहाँ हम शो करेंगे फर्म को। तो यहाँ आउटपुट आ गया है, ये फर्म के लिए है, और यहाँ पर क्या है, प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब फिर वही चीज़ है कि इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री मीन्स डिमांड, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। तो ये क्या आ गई, सप्लाई कर्व। यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम आ गया, और ये क्या हो गया, कीमत का निर्धारण, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है। ये आउटपुट आ गया। ये प्राइस किसके लिए आ चुका है, फर्म के लिए। फर्म को इस प्राइस को एक्सेप्ट करना है और इस प्राइस पर फर्म जितना चाहे उतने आउटपुट को सेल कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू। ठीक है, अब हम देखते हैं फर्म, देखो सीधी सी बात है कि कोई फर्म एग्जिट क्यों करेगी, उत्पादन करना क्यों बंद करेगी अगर उसे लॉसेस हो रहे होंगे तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं कि हमने लिया कि मान लीजिए ये क्या है, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट कर्व है। ठीक है, आप लॉन्ग रन के साथ भी इसको कर सकते हैं, पर क्योंकि शॉर्ट रन में जब उसे लॉसेस मिल रहे होते हैं तो ही वो उसको लॉन्ग रन में छोड़ करके जाती है। तो यहाँ से क्या है, ये शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गई। यहाँ पर क्या है, संतुलन किसका, फर्म का। ये आउटपुट आ गया। अब ये देखिए कि इस संतुलन में, संतुलन की सिचुएशन में क्या है कि फर्म को क्या मिल रहे हैं, ओ क्यू आउटपुट पर वो ओपी प्राइस पर ओ क्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। इस सिचुएशन में उसे एवरेज रेवेन्यू कितना मिल रहा है, इतना ओपी के बराबर, और कॉस्ट कितनी है इसकी, हम इस पॉइंट को कहाँ ले जाएंगे, एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर। तो यहाँ पर इसको हमने ए कहा और इसको हम जब इधर लाएंगे तो ये आ गई कॉस्ट। तो ये इतने क्या हैं, यहाँ पर लॉस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उत्पादन क्यों कर रही होती है फर्म, कि मिनिमम लॉसेस हो तो इसलिए हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। मिनिमम लॉस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसके अंदर लॉन्ग जो शॉर्ट रन की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है हम उसको दिखा सकते हैं। तो ये है, ये पिछली वीडियो के अंदर हमने बनाया था उसी तरीके से है, तो यहाँ पर है। अब क्या हुआ कि अब क्योंकि टाइम पीरियड कौन सा है, लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन में ये जो फर्म है, ऐसी और भी बहुत सारी फर्म्स होंगी जिनको लॉस मिल रहे होंगे, वो क्या कर सकती हैं, वो मार्केट को छोड़ करके जा सकती हैं, क्योंकि लॉन्ग रन इतना सफिशिएंट टाइम है। तो अगर बहुत सारी फर्म्स इस तरीके से मार्केट को छोड़ करके चली जाएंगी, इट मीन्स वो प्रोडक्शन करना बंद कर देंगी, सप्लाई नहीं करेंगी, तो क्या होगा कि जो सप्लाई है, मार्केट सप्लाई है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और अगर मार्केट सप्लाई डिक्रीज होगी तो जो हमारा मार्केट सप्लाई कर्व है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। तो कहाँ चला जाएगा, ये मान लीजिए कि ये कहाँ चला जाएगा कि ये S1 पर चला जाएगा। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप इंक्रीज के लिए वर्ड यूज़ करेंगे राइटवर्ड शिफ्ट कर गया, और डिक्रीज के लिए यूज़ करेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। कभी भी आप इसे नीचे या ऊपर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीज़न, क्योंकि जिस चीज़ में हम इंक्रीज या डिक्रीज दिखा रहे हैं वो कहाँ पर है, हमारा एक्स एक्सिस पर है, तो वहाँ पर इंक्रीज कहाँ होगा, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, और डिक्रीज कहाँ होगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सॉरी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो इंक्रीज कहाँ होगा, राइट साइड में, और डिक्रीज कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। अगर कोई चीज़ हम यहाँ दिखा रहे होते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर दिखा रहे होते हैं, तो इंक्रीज के लिए हम कहते हैं अप और डिक्रीज के लिए कहते हैं डाउन। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि आप की जो मेजरमेंट है वो किधर है, उसके हिसाब से आप अप एंड डाउन वर्ड यूज़ करेंगे। तो अभी क्या हो गया है, अब नई जो सप्लाई कर्व है डिक्रीज होने के बाद वो यहाँ पर डी डिमांड कर्व को कट करिए, तो E1 क्या आ गया,
संतुलन बिंदु आ गया। तो प्राइस क्या हो चुका है, क्योंकि सप्लाई डिक्रीज हो गई है मार्केट के अंदर, तो प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यही प्राइस किसके लिए आ चुका है, अब फर्म के लिए आ चुका है। ठीक है, तो कितना हो गया है प्राइस, ये सी को हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि प्राइस हमारा यहाँ पर है P1। ठीक है, और ये कर्व इस तरीके से यहाँ पर ये जो शॉर्ट रन की जो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसको इसके न्यूनतम बिंदु पर क्या करेगी, स्पर्श करके जाएगी। तो AR इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, MR आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए कि जैसे ही ये लॉसेस थे, तो लॉसेस की वजह से कुछ फर्म्स जो जिनको जो लॉस मिल रहे होते हैं वो मार्केट छोड़ करके चली जाती हैं। मार्केट छोड़कर चली जाती हैं तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज। सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा, और नया संतुलन बिंदु E1 मिल गया। अब यहाँ पर जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज हो गया तो फर्म्स के लिए भी, अब फर्म खुद नहीं कर रही हैं चेंज, क्योंकि मार्केट में चेंज हुआ है तो अब उनको बढ़े हुए कीमतें मिलने लगेगी। इस कीमत पर क्या हो रहा है, ये शॉर्ट रन, ये जो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है उसके लोएस्ट पॉइंट पर इसको क्या कर रहा है, टेंजेंट कर रहा है। तो अब आप देखिए कि नया संतुलन बिंदु कौन सा आ गया, E1, क्योंकि ये MC MR को इस पॉइंट पर कट कर रहा है। आउटपुट क्या आ गया, Q1 आ गया। अब इस पॉइंट पर देखिए, जो E पॉइंट है E1 पर क्या हुआ है, एट E1 जो हमारी एवरेज रेवेन्यू है और जो एवरेज कॉस्ट है वो क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं, यानी क्या आ गया है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है। तो कहने की बात क्या है कि कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, क्या कंक्लूजन निकलता है कि लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स को परफेक्ट कंपटीशन के सिचुएशन में सिर्फ क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे, देखिए, जिस टाइम पर फर्म्स को लॉन्ग रन के अंदर अगर जो है शॉर्ट रन में फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे थे, तो लॉन्ग रन में नई फर्म्स एंटर कर गई। नई फर्म एंटर करने की वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई। सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइस डिक्रीज हो गया, और प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट थे वो किस में चेंज हो गए, नॉर्मल प्रॉफिट में। तो यहाँ भी नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। इसी तरह से जब हमने कहा कि अगर किसी फर्म को, किसी को या कुछ फर्मों को क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर अगर उनको क्या मिल रहे थे, लॉसेस मिल रहे थे, तो वो फर्में क्या करेंगी, लॉन्ग रन के अंदर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगी, छोड़ जाएंगी। जब मार्केट से एग्जिट करेंगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। सप्लाई की डिक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस इंक्रीज होकर के अल्टीमेटली कब तक ऐसा चलता रहेगा एग्जिट करना फर्म्स का, जब तक कि जो लॉसेस है वो खत्म ना हो जाए और फर्म किस में ना आ जाए, नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में ना आ जाए। तो इन कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स को क्या मिलता है, लॉन्ग रन में फर्म्स को क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ आ गई, यहाँ हम इंडस्ट्री को दिखाएंगे, ये आउटपुट आ गया, यहाँ पर प्राइस है, यहाँ पर प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ये आउटपुट, और यहाँ पर हम किसको दिखाएंगे, फर्म को दिखाएंगे। ठीक है, ये मार्केट डिमांड कर्व आ गई, ये सप्लाई कर्व आ गई, यहाँ पर संतुलन है, ये कीमत का निर्धारण हो गया, यहाँ आउटपुट आ गया, ये कीमत फर्म के लिए निर्धारित हो चुकी है। अल्टीमेटली हमने देखा कोई भी सिचुएशन हो, फाइनली वो कहाँ पर सेटल होगी, नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में सेटल होगी। तो ये एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू है। ठीक है, और क्योंकि हम लॉन्ग रन को दिखा रहे हैं तो ये क्या आ गई, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व, और इसी पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट पर, यहीं पर क्या मिलेगी, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट कर्व। यहीं पर क्या हो गई, शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और यहीं पर इससे ऊपर से जा करके ये क्या आ गई, लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और संतुलन इस पॉइंट पर, ये संतुलन है क्योंकि यहीं पर मार्जिन रेवेन्यू, मार्जिन कॉस्ट बराबर हैं। ये आउटपुट आ गया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिले हैं। तो हमने यहाँ दो चीज़ें सीखी। एक तो हमने ये देखा कि लॉन्ग रन
के अंदर फर्म्स को परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। और साथ के साथ हमने सीखा कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन है कि नॉर्मल प्रॉफिट ही क्यों मिलते हैं फर्म्स को। ये क्वेश्चन आता है ना माइंड में कि क्यों नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, बस हमें बता दिया कि नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं। रीज़न क्या है नॉर्मल प्रॉफिट मिलने का, कि एंट्री है न्यू फर्म्स की और क्या है, एग्जिट है न्यू फर्म्स का। लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे, तो एंट्री हो जाएगी नई फर्म्स की, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा और वो कहाँ पहुँच जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पर पहुँच जाएंगे। अगर फर्म्स को लॉसेस मिल रहे होंगे तो कुछ फर्में एग्जिट कर जाएंगी, जिसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट पर आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर।